नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती गहलोत। शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर से। पीएमओ अधिकारियों को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, 10 साल पहले हमारे देश में एक छवि बनी हुई थी कि पीएमओ एक शक्ति का केंद्र है, एक बहुत बड़ा पावर सेंटर है और मैं न सत्ता के लिए पैदा हुआ हूँ और न मैं शक्ति अर्जित करने के लिए सोचता हूँ। दोस्तों, 10 साल पहले हमारे देश में एक छवि बनी हुई थी कि पीएमओ एक शक्ति का केंद्र है, एक बहुत बड़ा पावर सेंटर है और मैं न सत्ता के लिए पैदा हुआ हूं, न मैं शक्ति अर्जित करने के लिए सोचता हूं। मेरे लिए पीएमओ सत्ता केंद्र बने, पीएमओ शक्ति केंद्र बने, ये न मेरी इच्छा है न मेरा वो रास्ता है। और इसलिए 2014 से हमने जो कदम उठाए, आपने मार्क किया होगा और पहले जो पीएमओ में रहे होंगे उनसे पूछ लेना, हमने इसको एक कैटलिक एजेंट के रूप में ही डेवलप करने की कोशिश की है। वो कैटलिक एजेंट के यहां से ऊर्जा प्रसारित होती रहे, यहां से नई नई चेतना प्रसारित होती रहे, जो पूरे तंत्र के अंदर एक प्रकार से विद्युत की तरह नई चमक दे, नई रोशनी दे, नई सामर्थ्य दे। और मेरी कोशिश रही है कि पीएमओ ये सेवा का अधिष्ठान होना चाहिए, पीएमओ ये पीपल्स पीएमओ होना चाहिए, ये मोदी पीएमओ नहीं हो सकता। इधर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मीडिया के सवालों पर कहा, मैं नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर बधाई देता हूं। जल्द ही उनसे मिलने और राहत पैकेज की मांग करने के लिए दिल्ली जाऊंगा। निश्चित तौर पर अब जो ये चुनाव होने जा रहा है, ये 3.5 साल के लिए चुनाव होने जा रहा है और एक ऐसा चुनाव है जब से देश आज़ाद हुआ है और देश आज़ाद होने के बाद जो निर्दलीय प्रत्याशी है, जो कि किसी भी पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन दे सकते हैं, उन निर्दलीय प्रत्याशियों ने इस्तीफा दिया है और उन निर्दलीय प्रत्याशियों ने जो इस्तीफा दिया उसके पीछे क्या कारण रहे, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी तो चाहे कांग्रेस की सरकार है उसको समर्थन कर सकता है, चाहे विपक्ष है उसको समर्थन कर सकता है। इस्तीफा देने की क्यों जरूरत पड़ी और वो दोबारा से फिर 3.5 साल का क्या चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उनको 5 साल के लिए चुनकर भेजा था, उन्होंने 14 महीने में इस्तीफा दिया। अब क्यों लड़ेंगे चुनाव, ये तो भारतीय जनता पार्टी क्या टिकट देती है फैसला करती है, तो उनका अपना आंतरिक मामला है। लेकिन इसके पीछे एक चीज तो स्पष्ट नजर आती है कि कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी जो आजाद प्रत्याशी के रूप में विधायकी थी उसको बेचा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। हरियाणा के कैथल पहुंची तृणमूल कांग्रेस की सांसद सागरिका घोष ने कहा कि ममता बनर्जी की ओर से हम यहां समर्थन जताने आए हैं। ममता बनर्जी एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है। उन्होंने किसानों के लिए आंदोलन किया। 2020 में जब बड़ा किसान आंदोलन चला, उस समय हमारी पार्टी पहली पार्टी थी जिसने किसान नेताओं से बात की थी। हम हर समय किसान के साथ थे और रहेंगे। किसान की जो पीड़ा है वो अभी भी है। ये मुद्दा लगातार हम संसद में उठाएंगे। हम यहाँ सहानुभूति जताने के लिए, एकजुटता जताने के लिए, समर्थन जताने के लिए ममता बनर्जी की तरफ से हम लोग यहाँ आए हैं और हम
हम मानते हैं कि किसान के साथ हैं। किसान हमारे ममता बंदोपाध्याय वो बंगाल की महिला मुख्यमंत्री है, एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है। ममता जी उन्होंने लगातार किसान के लिए आंदोलन किया है। जब अधिग्रहण हुआ था सिंगूर में, ममता बनर्जी ने भूख हड़ताल किया, 26 दिन तक भूख हड़ताल किया, अपनी जान की बाजी लगा दी, भूख हड़ताल किया। और फिर 2020 में जब बड़ा किसान आंदोलन चला, उस समय हमारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस, हमारी पार्टी पहली पार्टी थी जो किसान लीडर से मुलाकात की। हम आपके पास आए, हम आपके पास हम किसान लीडर से बातचीत की और हम समझते हैं कि हम हर वक्त किसान के साथ हैं, किसान के साथ थे, किसान के साथ रहेंगे, किसान के मुद्दे उठाएंगे। चुनाव तो भले ही हो चुके हैं, पर अब किसान की जो मांगी हैं, जो समस्याएं हैं, किसान की जो पीड़ा है, ये तो अभी भी है ना। ये तो चुनाव के बाद भी, चुनाव में खत्म नहीं हो चुकी है, तो ये अभी भी है। ये मुद्दे हम लगातार संसद में उठाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल ने कहा, प्रधानमंत्री परसों ओडिशा शपथ ग्रहण समारोह के लिए पहुंचेंगे। शाम 5 बजे जनता मैदान में हमारा शपथ ग्रहण समारोह होगा। वही संसदीय दल मुख्यमंत्री चेहरा तय करेंगे। भाजपा में कोई रेस में नहीं है। प्रधानमंत्री 2:30 बजे परसों पहुंचेंगे। आंध्र में शपथ ओथ टेकिंग सेरेमनी खत्म करके चंद्रबाबू नायडू का, या फिर 5 बजे हमारा ओथ टेकिंग होगा जनता मैदान में, वहाँ पहुंचेंगे। ओथ टेकिंग खत्म होते होते वो दिल्ली रवाना होंगे। विधायक दल की मीटिंग की बात करें, कल विधायक दल की बैठक होगा, वो समय आज तय होगा। तो अगर हम मुख्यमंत्री चेहरा की बात करें, सर आप भी रेस में हैं, तो आप पार्लियामेंट पार्टी तय करेगा। आप भी रेस में हैं, आप क्या कहेंगे? पार्लियामेंट पार्टी तय करेगा। कोई रेस में नहीं है, बीजेपी में कोई रेस में नहीं है। जिसको पार्लियामेंट पार्टी तय करेगा वही बनेंगे। इधर अमेठी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के नवनिर्वाचित सांसद KL शर्मा ने मीडिया के सवालों पर कहा कि 11 जून को कार्यकर्ता आभार समारोह है। अमेठी और रायबरेली के कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे। VMU में कार्यकर्ता आएंगे। कार्यक्रम में राहुल गांधी और सोनिया गांधी का संबोधन होगा। कल आभार समारोह है, कार्यकर्ता आभार समारोह है। अमेठी और रायबरेली के कार्यकर्ता दोनों इकट्ठे होंगे और भुए मऊ में, पहले ये फुर्सतगंज में था कार्यक्रम, अब उसका स्थान बदल के भुए मऊ कर दिया गया। तो भुए मऊ के अंदर हमने 3 बजे का कार्यकर्ताओं को टाइम दिया है कि 3 बजे आके अपना स्थान ले लें। उसके बाद फिर राहुल जी उनको संबोधन करेंगे, सोनिया जी संबोधन करेंगी, प्रियंका जी संबोधन करेंगी, उनको कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देंगी और उसके बाद ये कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये कार्यक्रम है। चुनाव के बाद पहला कार्यक्रम है, इसमें किस तरह से उत्साह देखने मिल रहा है? नहीं, उत्साह तो बहुत है, लेकिन हमारी कैपेसिटी कम हो गई क्योंकि भुए मऊ के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा ग्राउंड नहीं है हमारा, तो वही 3-3.5 हज़ार की कैपेसिटी का है। तो इसलिए मैंने रायबरेली को ज़्यादा उसमें दिया। मैंने अपना थोड़े कम कार्यकर्ता आएंगे अमेठी के, लेकिन ये होगा कि अगर स्थान परिवर्तन ना होता तो फिर शायद हम लोग ज़्यादा कार्यकर्ताओं को कर सकते थे। लेकिन इसके बाद फिर हम लोग विधानसभा और ब्लॉक स्तर तक भी अभी प्लान कर रहे हैं कि उस तरह के जो भी संगठन तय करेगा फिर उस रूप से भी होंगे। अगर देखा जाए तो अमेठी में आप जीते, जो जीत का जश्न था, लेकिन जो सरकार है वो नहीं बदल पाई। क्या लग रहा है उसको किस तरह से विकास कार्य को गति जाएगी? ये देखो, मॉरल ग्राउंड के ऊपर तो सरकार का वो नहीं है, क्योंकि बीजेपी अपने दम पे 272 नहीं ला पाई। ठीक है, जो प्रधानमंत्री जी कहते थे 400 पार, ठीक है, वो तो पहले राउंड में फुस हो गया नारा, फिर तो उन्होंने कहा ही नहीं 400 पार, तो 400 पार का नारा उनके लिए उल्टा पड़ गया। तो अब जो है कि मॉरल ग्राउंड के ऊपर बीजेपी, जिस तरह आप देख रहे हो, आप लोग खुद भी दिखा रहे हो, दिखा तो पता है कि नहीं रहे हो या नहीं हो, जिस तरह बैसाखियों के ऊपर टिकी है ये गवर्नमेंट, तो आपको पता है आप दिखा पा रहे हो या नहीं दिखा पा रहे हो, आप लोग फैसला लेना कि वो आपके हाथ में नहीं है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में है वो। तो लेकिन अब जो है भगवान राम ने इनको सजा दे दिया है। ठीक है, जो भगवान को इन्होंने इलेक्शन की वस्तु बना दिया था, भगवान राम हैं और रहेंगे। उनको कोई भी पार्टी इस तरह का करेगी, जो अभिमान था कि हम उनको लाएंगे जो राम को लाए हैं, राम लाने वाली वस्तु नहीं है।
वो हिंदुस्तान के विश्व के कण कण में मौजूद हैं और रहेंगे। विकास की गति किस तरह होगी रायबरेली अमेठी की? नहीं, देखिए, जो भी हमारा, क्योंकि राहुल जी का है और मेरा जो प्रयास होगा कि मेरी भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी रायबरेली में पड़ती है, तो हम लोग कोशिश ये करेंगे कि जितना भी हम गवर्नमेंट से विकास के काम ले पाएँ, क्योंकि हम सांसद के नाते हमारा अधिकार होता है विकास के कामों में। हम स्टेट्स में भी जाएंगे, स्टेट के भी हम अपनी कोशिश करेंगे कि जो विकास हो पाए, और फिर जहाँ पे हमारे जो अपने निजी रिसोर्सेज होंगे सांसद के नाते राहुल जी के और मेरे, तो उनका भी उपयोग जनता की राय से करेंगे। इधर हरियाणा के सिरसा में बीजेपी नेता गोविंद कांडा ने मीडिया के सवालों पर कहा कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई देता हूं। साथ ही महात्मा गांधी ग्रामीण योजना के तहत 800 परिवारों को भूखंडों का मालिकाना हक देने के लिए सीएम नायब सिंह सैनी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं सबसे पहले तो मेरे सिरसावासियों को तीसरी बार लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, इनके लिए मैं मेरे सिरसावासियों को बधाई देता हूं। और उनकी तरफ से एक बीपीएल परिवारों को मकान देने की योजना थी, उसके अंदर करीबन आज पूरे हरियाणा में लगभग 7700 प्लाट दिए गए हैं, जिसके अंदर 800 प्लाट लगभग सिरसा जिला को दिए गए हैं। तो मैं माननीय नायब सैनी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने ये मुहिम चलाई है, और जो वंचित परिवार रह गए उनके लिए भी आज नायब सैनी जी ने ये कहा है कि उनके लिए भी हम 1 लाख रुपए का इंतज़ाम करके देंगे कि वो चयनित करवा ले के अपने अपने सरपंचों से कि जिनके पास जो मकान नहीं मिले हैं और 1 लाख से कम जो उनकी आय हैं, गरीब हैं, परिवार हैं, उनको भी हम 1 लाख रुपए और दे के हमारी तरफ से उनको भी मकान देंगे। तो मैं आज मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। पूरे जिला वासियों की तरफ से धन्यवाद। आईएमडी निर्देशक सुनील कांबले ने कहा, 9 जून से ही मुंबई में मानसून ने दस्तक दी है। आने वाले 2 दिन भी दक्षिण कोंकण में अच्छी बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र के लिए हमने येलो अलर्ट जारी किया है और दक्षिण महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, वहां भारी बारिश हो सकती है। रत्नागिरी, मुंबई, सिंधुदुर्ग, सोलापुर, नागपुर, नांदेड़ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी है। मुंबई में दस्तक दी है। 9 तारीख को ही मुंबई में बारिश चालू हो गया और मुंबई में दस्तक दी है। और कल और आज मुंबई में काफ़ी अच्छी बारिश हुई है। और आने वाले 2 दिन के लिए भी जो हमारा साउथ कोंकण है वहाँ अच्छी बारिश हो सकती है। और रेस्ट ऑफ द महाराष्ट्र आप देखोगे तो पूरा महाराष्ट्र में हमने येलो अलर्ट दिया है। और जो साउथ महाराष्ट्र है वहाँ कहीं कहीं ऑरेंज अलर्ट है, उधर थोड़ी सी भारी वर्षा होने की संभावना है। सर, आप क्षेत्र बता पाएंगे कौन कौन से क्षेत्र, जैसे कि क्षेत्रीय जिले की बात करें? हमने अभी मुंबई, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग के लिए ऑरेंज अलर्ट दिया है। वैसे ही साउथ महाराष्ट्र के लिए सोलापुर, नांदेड़, लातूर के लिए भी थोड़ा सा ऑरेंज अलर्ट दे दिया है। सर, क्या स्थिति, कितनी बारिश हुई मुंबई में, कुछ आप संख्या बता पाएंगे? आज मुंबई में बारिश ऑलमोस्ट 65 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई है। वो बारिश हमने सांता क्रूज में रिकॉर्ड हुई है। और बाकी बहुत सारे लोकेशंस है, कहीं 80 मिलीमीटर, कभी 90 मिलीमीटर ऐसी बारिश, वाइड स्प्रेड बारिश मुंबई में हो चुकी है। आने वाले समय के लिए अब बात करें 2, 3 या 5 दिन में जो आंकड़ा संख्या होता है आईएमडी द्वारा, किन किन इलाकों में क्या नॉर्मल बारिश होगी या ऐसी बारिश होगी? आज के दिन थोड़ा से ऑरेंज अलर्ट मुंबई, ठाणे जी और रत्नागिरी के लिए दिए हैं। और ऑरेंज अलर्ट जैसे साउथ महाराष्ट्र के लिए भी दिए गए हैं। और 2 दिन के बाद में थोड़ी सी बारिश में कमी आने की संभावना है। इधर बात करते उधमपुर की, जहां पर सियासी रेंज डीआईजी रईस मोहम्मद भट्ट ने सियासी आतंकी हमले पर कहा, जो आतंकी हमला हुआ उसे लेकर हमारे पास कुछ सुराग है जिनका हम अनुसरण कर रहे हैं। हमारी 11 टीमें काम पर लगी हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक 2 से 3 आतंकी हमले में शामिल थे। जी देखिए, जो ये टेररिस्ट अटैक हुआ है इसको लेके हमारे पास अपडेट यही है कि हमारे पास कुछ लीड्स हैं, कुछ इनपुट्स हैं जिनको हम फॉलो कर रहे हैं। हमारी ऑपरेशनल टीम्स जो हैं तकरीबन
अभी तक जो हमने बनाई हैं 11 टीम्स जो हैं वो अभी तक फील्ड पे काम कर रही हैं। 2 डिफरेंट टैक्सीज हैं जिन पे काम कर रही हैं और जैसे जैसे हमारे पास इनपुट डेवलप होंगे वैसे वैसे हम उनको कुछ व्यक्तियों को अभी तक पूछताछ के लिए गिरफ्त किया गया है, सो क्या उसकी अपडेट? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि ये प्रीमेच्योर होगा कहना कि कितने लोग और क्या लोग। हमारे पास कॉन्टिन्यूस इनपुट्स आ रहे हैं, कॉन्टिन्यूस लीड्स आ रही हैं, उसकी बेसिस पे जो भी इन्वेस्टिगेशन में हमें रिक्वायरमेंट है, जो भी हमें डिटेंशंस या जो हमें अरेस्ट करनी पड़ेगी वो हम जैसे जैसे होंगी फॉर्मलाइज हम आपको बताते हैं। एक अंतिम सवाल से कितने आतंकी हो सकते हैं इस हमले में? देखिए, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो एज पर आई विटनेसेस जो है 2 का बताया जा रहा है। हमारी जो एनालिसिस है और जो हमें अभी तक फुटप्रिंट्स मिल रहे हैं उसके हिसाब से 2 से 3 टेररिस्ट का ग्रुप होना चाहिए और उसको हम फॉलो कर रहे हैं।